Hello everyone, good morning students. Welcome our TDPS online classes students. So our journey will start now. Practical साइंस के चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के टॉपिक पर प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया, उसी को लेट्स फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स आगे बढ़। स्टूडेंट्स अबाउट मी, आई एम ससिम मौल, Faculty of Social Science at TD Public School, Aliganj. Students, let's forward. स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हम सम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो हु आर द रूलर्स इन द डिफिनीशन, हम बात कर रहे थे कि रूलर्स कौन है हमारी डेमोक्रेसी की डिफिनीशन में, किन रूलर्स की बात की जा रही थी। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस तरह के इलेक्शन को आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे कि यस ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है, फेयर इलेक्शंस है, इसमें माल प्रैक्टिस धोखाधड़ी नहीं हुई है। एंड हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, और आप इस पर भी डिस्कशन कर रहे थे कि वो कौन से लोग हैं जो पीपल जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, उस प्रोसेस में शामिल होंगे, वो कौन से लोग हैं। एंड द रूलर्स आर गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, और ऐसे कौन से लोग हैं जो रूलर के रूप में इलेक्ट होंगे, जो शासक बन सकते हैं, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 में भी आप पढ़ चुके हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स किस तरह की गवर्नमेंट बनती है, कि सरकार का क्या स्वरूप होता है। व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ स्टूडेंट्स लेट्स फॉरवर्ड, अपने चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स फॉरवर्ड। डेमोक्रेसी की स्टूडेंट सिंपल, इसमें डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आप लगातार कंटिन्यू ये रीड कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या डिफिनीशन है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र में सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें रूलर, जिसमें शासक जनता के द्वारा चुनकर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट लेट्स फॉरवर्ड, अपने चैप्टर को फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, कि जो कंट्री में मेजर डिसीजंस होते हैं उनको कौन लेता है, वो निर्णय इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए गए होते हैं। तो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ओके स्टूडेंट्स, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। सो इस पॉइंट को समझने के लिए कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग स्टोरी ऑफ पाकिस्तान पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। So जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री coup in October 1990। स्टूडेंट्स, जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1999 में इन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर मिलिट्री coup किया। तो इलेक्टेड मिलिट्री coup क्या होता है? ए सडन ओवरथ्रो बाय इलीगली ऑन गवर्नमेंट, यानी अचानक एक चुनी हुई सरकार को गैर कानूनी रूप से बर्खास्त कर देना, हटा देना। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा आप एग्जांपल में समझिए, इस समय हमारे देश में, अपने कंट्री में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारी आर्मी है, अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट को
रिमूव कर दे और उसकी जगह पर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की जगह पर आर्मी के जनरल आ जाए, वो कंट्री को रन अप करने लगे, तो इसको कहेंगे मिलिट्री coup। समझ रहे हैं ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड आर प्रेसिडेंट को रिमूव करके अगर कोई आर्मी का जनरल, मेजर जनरल ऐसे लोग आकर वहाँ पर बैठ जाए और कंट्री को रन अप करने लगे, तो हम कहेंगे कि मिलिट्री कूप हो गया हमारे कंट्री में। कि एक चुनी कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में रूलर्स को जनता चुनती है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चुने हुए लोग हैं जनता के द्वारा। तो इनको हटाकर अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई आर्मी का जनरल आकर बैठ जाएगा और कंट्री को रन अप करने लगेगा, तो हम कहेंगे कि हमारे कंट्री में मिलिट्री कूप हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और फर्स्ट थिंग आप ये बताएंगे कमेंट करके जब डिस्कशन चल रहा होगा कि जब आर्मी का जनरल उस पोस्ट पर बैठे होंगे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, तो क्या आप कहेंगे कि कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? आप डिस्कशन सेशन में कमेंट करके मुझको बताएंगे। सेकेंड स्टूडेंट्स, ओवरथ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो एक ओवरथ्रू, एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया, उन्होंने उसको रिमूव किया। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और खुद ही अपने आप को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर्ड कर दिया, घोषित कर दिया कि अब मैं ही देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्हें ये देखिए आप आर्मी की ड्रेस में हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन्होंने मिलिट्री कूप कर दिया था पाकिस्तान में। ओके स्टूडेंट्स, लेटर चेंज हिज resignation to president, and in 2002 held a referendum in the country that granted him 5-year extension। बाद में इन्होंने अपने पोस्ट को चेंज किया और ये क्या बन गए, देश के राष्ट्रपति बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। पहले तो 2 साल तक जनरल के नेम से ही, जनरल के पोस्ट में रहते हुए कंट्री को रन अप किया। 2 ईयर्स तक जनरल की पोस्ट में रहते हुए कंट्री को रन अप किया, और आफ्टर 2 ईयर्स के बाद इन्होंने अपने आप को देश का राष्ट्रपति घोषित किया, प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। एंड इन 2002, और इन्होंने 2002 में स्टूडेंट्स एक रिफरेंडम कराया। अब आप पूछेंगे सर रिफरेंडम क्या होता है? रिफरेंडम स्टूडेंट्स वो होता है डायरेक्ट वोट बाय पीपल ऑन एनी टॉपिक। कंट्री में जब जनता से वोट कराया जाता है किसी मुद्दे को लेकर, रिफरेंडम उसको बोलते हैं। ये गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर सरकार जनता की राय चाहती है, उसको बोलते हैं रिफरेंडम। ये डायरेक्ट वोट होता है। जैसे मान लीजिए अपने कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लॉकडाउन चल रहा है, आप जानते हैं। अब 3 मई को सरकार ये कह दे कि रिफरेंडम होगा, जिसमें देश के सभी नागरिक, ऑल पीपल्स पार्टिसिपेट करेंगे रिफरेंडम में। रिफरेंडम क्या होगा कि लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए या रिमूव कर देना चाहिए, यानी लॉकडाउन को बढ़ाना है या ख़त्म करना है। इस टॉपिक पर रिफरेंडम होगा, जनता वोट करेगी। अगर एक्सटेंड करने पर, अगर बढ़ाने पर ज़्यादा वोट आएंगे तो लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा, अगर लॉकडाउन ख़त्म करने पर वोट आएंगे तो लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें कोई आप गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं कर रहे हैं,
केवल एक टॉपिक के ऊपर आप वोट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिफरेंडम। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी वही किया, इन्होंने एक रिफरेंडम किया और जनता से राय मांगी कि मैं अब कंट्री में रूलर रहूं या ना रहूं। पाकिस्तान की जनता से पूछा, तो पाकिस्तान की जनता ने इनको एक्सेप्ट किया और इनको एक्सटेंशन दे दिया कि नहीं, आप देश के राष्ट्रपति बने रहिए। तो आप जानते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट का जो टर्म होता है वो 5 ईयर होता है। तो जब इनको जब सेकेंड बार एक्सटेंशन मिला तो अगले 5 वर्षों के लिए 5 ईयर का इनको एक्सटेंशन मिल गया। ये देश के राष्ट्रपति अब अगले 5 वर्ष भी रह सकते थे। अब जो अगेंस्ट पार्टीज़ हैं, जो विपक्षी थे, मैं वैसे भी नाराज़ बैठा और ऑब्वियसली नाराज़ होगा ही कि आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को केवल एक ताकत के बल पर, पावर के बेस्ड पर, ताकत के दम पर आपने उसको सत्ता से हटा दिया, गवर्नमेंट से रिमूव कर दिया, क्योंकि आपके पास मिलिट्री थी और आप मिलिट्री के जनरल थे, सेनापति थे, सेना अध्यक्ष थे। तो आप वहाँ पर उस कंट्री के रूलर बन गए और 2 ईयर तक तो आप जनरल की पोस्ट पर रहते हुए कंट्री को रन अप किया। उसके बाद आपने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया एंड देन आफ्टर आपने रिफरेंडम कराया और रिफरेंडम में भी आप पर नहीं है, आपके जो इलेक्शंस थे क्या वो फेयर थे, ये भी रिफरेंडम नहीं क्लियर कर पाया कि रिफरेंडम जो था क्या वो निष्पक्ष था, क्या जनता ने डर के नहीं रेफरेंडम किया होगा, क्या जनता परवेज़ मुशर्रफ और उसके मिलिट्री के सैनिकों से डर नहीं रही होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इट इज़ एलिग्ड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन फ्रॉड एंड मॉल प्रैक्टिस। तो ये इनके ऊपर इट इज़ एलिग्ड, आरोप लगाए गए, ALLEGED, एलिग्ड मीन्स आरोप, दैट द रेफरेंडम, यानी जो रेफरेंडम था वो फ्रॉड एंड मॉल प्रैक्टिस पर बेस्ड था। तो सभी लोगों ने कहा कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रेफरेंडम कराया है ये फ्रॉड है और माल प्रैक्टिस है, धोखाधड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, इन अगस्त 2002, अगस्त 2002 में क्या होता है, ही इश्यूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये जारी करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी करते हैं, दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि इन्होंने पाकिस्तान के संविधान में अमेंडमेंट की घोषणा की, यानी संविधान संशोधन। जैसे अभी हमारे यहाँ संविधान संशोधन हुआ ना NRC CAC वाले में। ओके स्टूडेंट्स, तो जो लाया गया था सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, सिटीजन A फॉर अमेंडमेंट बिल। तो संविधान में समय समय पर संशोधन किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो 2002 में इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किए कि पाकिस्तान के संविधान में कुछ संशोधन होने हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टोरी को लेट्स फॉरवर्ड करते हैं। इन्होंने उस ऑर्डर में इन्होंने किस तरीके के ऑर्डर पास किए गए, क्या अमेंडमेंट हुआ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टूडेंट्स देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस आदेश के अनुसार जो एक नया इन्होंने अमेंडमेंट किया, संविधान में संशोधन किया, सुधार किया, द प्रेसिडेंट यानी देश के राष्ट्रपति डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इन्होंने स्टूडेंट्स एक ऐसा आदेश पारित किया कि जिसमें राष्ट्रपति के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी बेतहाशा शक्ति आ गई, बेतहाशा पावरफुल हो गई राष्ट्रपति की पोस्ट। अब प्रेसिडेंट कंट्री में कभी भी नेशनल यानी केंद्र सरकार एंड प्रोविंशियल असेंबलीज यानी स्टेट गवर्नमेंट्स को कभी भी उसके कार्यकाल को खत्म कर सकता था। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी पावर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने संविधान के संशोधन से प्राप्त की और ये अमेंडमेंट
किया इस तरीके का। तो गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ की जो मिलिट्री जो आर्मी के जो जनरल हैं यानी जो सेना अध्यक्ष है वो कल को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को रिमूव करके कंट्री के रूलर बन जाएं और अपने आप को डिक्लेयर कर दें कि आई एम प्राइम मिनिस्टर और आई एम प्रेसिडेंट, और नेक्स्ट फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें, संविधान में संशोधन करें और ये पावर गेट कर लें। और आप जानते हैं हमारे स्टेट में इन दिनों योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में गवर्नमेंट रनअप है, तो उनके पास ऐसी पावर आ जाएगी कि वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को उनका टर्म पूरा होने से पहले भी डिसमिस कर सकते हैं। वैसे टर्म जैसे 2022 में ख़त्म हो रहा है उनका टर्म, 2022 तक चलेगा, लेकिन कल को अगर कोई जनरल आ जाए, मिलिट्री कूप हो जाए कंट्री में और वो अपने आप को फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें और ये पावर गेट कर लें डिसमिस करने की, तो वो 2022 से पहले भी राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं। ऐसी पावर जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्राप्त की। अब संविधान में साफ साफ हो गया था कि द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। ओके स्टूडेंट्स, कि प्रेसिडेंट अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council which is dominated by military officers. The work of the civilian cabinet, आप जानते हैं स्टूडेंट्स गवर्नमेंट में कैबिनेट्स होती हैं, ठीक है, केंद्र सरकार में कैबिनेट होती है और कैबिनेट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। हमारे कंट्री में ये सिस्टम रनअप पे कि हमारे यहाँ जो कैबिनेट होती है, जो मंत्री समूह होती है, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो पाकिस्तान में क्या है, तो वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट, जो नागरिकों के लिए कैबिनेट काम करती है उसको सुपरविज़न कौन कर रहा है, उसके कार्यों को सुपरवाइज कौन कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये सुपरवाइज करेगी सिविलियन कैबिनेट के वर्क को, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ओके स्टूडेंट्स, विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ये इसमें वर्चस्व किसका है, मिलिट्री ऑफिसर्स का, किसका है, मिलिट्री ऑफिसर्स का। मिलिट्री ऑफिसर्स जो इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं है, जो जनता के द्वारा चुने हुए नहीं है, वो किसको सुपरवाइज कर रहे हैं, कैबिनेट के वर्क को, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री ऑफिसर का डोमिनेशन है। तो आप डिस्कशन सेशन में ये कमेंट करके बताएंगे क्या ये सही है या गलत है। ओके स्टूडेंट्स, फॉल्स है या रॉन्ग है, कि जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको सुपरविज़न करने का काम मिलिट्री ऑफिसर्स कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको डिसीजन लेने का राइट है। मेजर डिसीजंस डेमोक्रेसी में जनता के द्वारा चुने हुए लोग करते हैं, ना कि जनता के द्वारा चुने हुए लोग नहीं करते हैं। जो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है वही डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग होता है, वही डिसीजन लेता है, वही निर्णय लेता है। जबकि पाकिस्तान में अब क्या हो रहा था, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ आ गए, वो स्वयं ही इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं थे, जनता के द्वारा चुने हुए नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया उन्होंने, और उसके बाद अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को कैबिनेट के ऊपर सुपरवाइज कर दिया, उनके ऊपर बैठा लिया कि आप इन मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा करें। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर पासिंग द लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज। तो लॉ पास होने के पास नेशनल और प्रोविंशियल
असेंबलीज में इलेक्शंस कराए गए। तो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? देखिए, इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इस स्टोरी से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में फाइनल डिसीजन यानी फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय लेने की जो मेकिंग पावर है मस्ट रेस्ट विद, किनके साथ होनी चाहिए, किसके पास होनी चाहिए अंतिम निर्णय लेने की पावर? उनके पास दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। डेमोक्रेसी में डिसीजन की पावर उन्हीं के पास होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा था। तो इस स्टोरी से हमारा जो डेमोक्रेसी का जो क्वेश्चन था कि डिसीजन मेकिंग पावर डेमोक्रेसी में किसके पास होनी चाहिए, तो कंक्लूजन आपको मिल गया है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास ही निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन अ फ्यूचर अगर आपकी कंट्री में ऐसा ना हो तो हम लोग इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग पावर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं, हम अपने शासक को देते हैं। अगर उस शासक को कोई रिमूव करके, जो जनता के द्वारा चुना हुआ शासक नहीं है, वो उसकी जगह पर डिसीजन लेगा, तो हम लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका जो क्लास थी आज की वो एंड हुई स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर को फॉरवर्ड करेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के, डेमोक्रेसी के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप लोग इस सेशन को, इस जो लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पे भी ना समझ में आए उसको रिवाइज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।